नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 12 अगस्त को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है ग्रीन एंड रेड और एडिटोरियल कहता है कि एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को जो भी आलोचनाएं लोगों के द्वारा व्यक्त की गई हैं ड्राफ्ट ईआईए को लेकर, उसका सम्मान करना चाहिए और जो फाइनल ईआईए है उसे उस प्रकार से बेहतर बनाना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसका लिंकेज सिलेबस के साथ। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 3 के साथ, जहां एनवायरनमेंट एक इम्पॉर्टेंट एरिया है सिलेबस का, और इसके अंतर्गत एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अपने आप में एक टॉपिक भी है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि क्या कंट्रोवर्सी है ड्राफ्ट ईआईए नोटिफिकेशन 2020 को लेकर। तो कई सारे ग्रीन एक्टिविस्ट ने अपना विरोध जताया है जो ये ड्राफ्ट ईआईए नोटिफिकेशन 2020 को जारी किया गया है सरकार की तरफ से, और इसमें पब्लिक की प्रतिक्रिया मांगी गई थी। तो कई सारे ग्रीन एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट का मानना है कि इसमें कई सारे ऐसे क्लॉज इंक्लूड किए गए हैं सरकार के द्वारा जिनके आने से जो एनवायरमेंटल रेगुलेशन है भारत में वो कमज़ोर पड़ेगी। तो ऐसे कौन से क्लॉजेज इसमें डाले गए हैं इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। इससे पहले ये समझते हैं कि ईआईए नोटिफिकेशन है क्या। तो ईआईए यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा इम्पैक्ट का पता लगाया जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के आने से उसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वातावरण पे, एनवायरनमेंट पे। और इस प्रोसेस के अंतर्गत लोगों के विचार जाने जाते हैं फाइनल अप्रूवल देने से पहले किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को या किसी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को। और ये बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग टूल की तरीके से काम करता है जिसके बेसिस पर ये निर्णय लिया जाता है कि प्रोजेक्ट को अलाउ किया जाएगा या नहीं। और ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है इसको इशू किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, जो कि 1986 का है। और सरकार का कहना है कि नए नोटिफिकेशन लाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि इसको और ज़्यादा पारदर्शी बनाना है, प्रोसेस को और ज़्यादा फास्ट बनाना है। और ये किया जाएगा एक ऑनलाइन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके जिसके द्वारा डेलीगेशन भी होगा, रेशनलाइजेशन भी होगा और स्टैंडर्डाइजेशन लाया जाएगा पूरे प्रोसेस में। लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनका मानना है कि ड्राफ्ट में जैसे क्लॉजेज ऐड किए गए हैं इससे जो ईआईए प्रोसेस है ये डाइल्यूट हो जाएगा, यानी कि ये कमज़ोर पड़ेगा। और यहाँ हमें 2 और महत्वपूर्ण जानकारी पता होनी चाहिए। एक तो कि जो समर्थ ट्रस्ट केस था उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ईआईए यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को एक तरीके की पार्टिसिपेटरी जस्टिस बताया है कि जिसके द्वारा आवाज़ मिलती है जिन लोगों के पास आवाज़ नहीं है, और ये एक जन सुनवाई की तरीके से कार्य करता है। दूसरा, जो ईआईए प्रोसेस है ये एक आउटकम है, यानी कि ये एक रिजल्ट है 1992 के रियो डिक्लेरेशन का। तो 1992 में अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में, रियो डे जेनेरियो में, और जिसके द्वारा ये प्रिंसिपल निकला था कि एनवायरमेंटल इश्यूज को बेस्ट हैंडल किया जा सकता है लोगों के पार्टिसिपेशन के द्वारा। और जो सरकार है उसे ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए लोगों को कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा बन सकें जहां बात एनवायरमेंट की है वहां। अब आइए देखते हैं कि क्या मुद्दे हैं ड्राफ्ट ईआईए नोटिफिकेशन 2020 को लेकर जिस पर कंट्रोवर्सी है। तो सबसे पहले तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल की बात हो रही है। तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का मतलब है कि आप कोई कार्य ऑलरेडी शुरू कर रहे हैं और बाद में आप उसका अप्रूवल लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है जब बात एनवायरनमेंट की हो रही है। तो ये जो नए ड्राफ्ट ईआईए नोटिफिकेशन 2020 है इसमें पोस्ट फैक्टो अप्रूवल की बात की गई है प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसका मतलब है कि प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस तब भी मिल जाएगा जब उन्होंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है या फिर वो रनिंग फेज में ही है बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के। और इस तरीके के प्रोजेक्ट से अगर कोई एनवायरमेंटल डैमेज होता है तो बाद में उसको
लेजिटिमाइज किया जा सकता है, यानी कि उसको बाद में अप्रूव किया जाएगा और रेमेडी बचेगी सिर्फ फाइन या पनिशमेंट की, लेकिन जो एनवायरनमेंट का नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी। तो ये एक चिंता का विषय है। और जो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल है ये एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस के फंडामेंटल प्रिंसिपल के खिलाफ भी जाता है, जो कि है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जिसका मतलब है कि जब अनसर्टेनिटी हो कि किसी एक्टिविटी के करने से क्या एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंच सकता है और इसको लेकर कोई निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है, तब प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के अंतर्गत ऐसी एक्टिविटी को नहीं अलाउ किया जाएगा। तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इसको भी वायलेट कर रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा चिंता का विषय है वो है पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस को लेकर। तो जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है उसमें जो पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस के लिए टाइम पीरियड दिया गया था उसको 30 डेज से 20 डेज का कर दिया गया है, जिसमें पब्लिक अपने रिस्पॉन्स सबमिट कर सकती है किसी पब्लिक हियरिंग के बाद। तो इससे भी ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि इससे लोगों की जो भागीदारी है पूरे EIA प्रोसेस में वो कम होगी और जो EIA प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और क्रेडिबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। और ख़ास तौर से ऐसे एरियाज़ में जहाँ की इंफॉर्मेशन आसानी से नहीं मिल रही है या जहाँ लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है, वहाँ तो EIA प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा अगर हम टाइम पीरियड को कम कर देंगे। तीसरा मुद्दा है कॉम्प्लायंस रिपोर्ट का। तो जो 2006 की नोटिफिकेशन है जो अभी करेंटली ऑपरेशनल है, उसके द्वारा जो प्रोजेक्ट डेवलपर हैं या प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट उनको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है हर 6 महीने में। और इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि वो कैसे अपनी एक्टिविटीज़ को जो उन पे शर्तें लगाई गई हैं उसके अनुरूप पूरा कर रहे हैं और जो उन्हें परमिशन दी गई है उसके अनुसार ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो नया ड्राफ्ट है इसमें उन्हें ये छूट दी गई है कि उन्हें वो रिपोर्ट साल में एक बार सबमिट करनी है। तो 6 मंथ से इसको ईयरली बना दिया गया है। और ये भी चिंताजनक है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस पीरियड के दौरान कोई इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल, सोशल या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो इस प्रोजेक्ट की जो अननोटिस चली जाएं, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम को बढ़ा दिया गया है। और इसके लिए एक उदाहरण है कि एक माइनिंग प्रोजेक्ट अगर चल रहा है कहीं और जो कि पोटेंशियली हैज़ार्डस है आसपास की पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि उसके द्वारा जो हवा है और पानी है वहाँ का वो पॉल्यूट हो सकता है, कंटेमिनेट हो सकता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए 6 महीने के अंतराल में रिपोर्ट ज़्यादा बेहतर है बजाय कि 1 साल में ऐसी रिपोर्ट बने। तो ये भी एक चिंता का विषय है। चौथी चिंता है कि बाईपास हो सकता है EIA का प्रोसेस। तो जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है EIA का उसमें ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगा कि वो कुछ प्रोजेक्ट्स को स्ट्रैटेजिक घोषित कर दें। और एक बार अगर किसी प्रोजेक्ट को घोषित किया जाता है स्ट्रैटेजिक, तो फिर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं रखी जाएगी। और ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर अगर कोई वायलेशन होता है तो उसको भी रिपोर्ट करने का राइट पब्लिक के पास नहीं रहेगा। या तो प्रोजेक्ट डेवलपर खुद ही ऐसे वायलेशन पे एक्शन ले या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ले या अप्रेजल कमेटी या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये कहीं ना कहीं जो नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसके खिलाफ भी जाता है, क्योंकि जो पब्लिक है जो कि ऐसे किसी प्रोजेक्ट से डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तो उससे ये राइट छीना जा रहा है कि वो उस वायलेशन के खिलाफ रिपोर्ट कर सके। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी चिंताजनक है। और ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि जो नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं वो 1,50,000 स्क्वायर मीटर्स तक कोई भी डिटेल्ड स्क्रूटनी की ज़रूरत नहीं होगी किसी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, ना ही उन्हें कोई EIA स्टडीज़ या पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी ये सीमा सिर्फ 20,000 स्क्वायर मीटर्स तक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इस सीमा का विस्तार किया जा रहा है और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के लिए ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि मार्च 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन है 2020 का, उसको लोगों की फीडबैक के लिए पब्लिक डोमेन में रखा था। और इसके बाद लोगों के द्वारा, कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री जयराम रमेश के द्वारा, कई सारे लोगों के द्वारा कई सारे सुझाव और क्रिटिसिज्म दिया गया है इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर। और पहले इसकी जो समय सीमा थी इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर पब्लिक फीडबैक लेने की वो 30 जून तक थी और बाद में इसको बढ़ाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 अगस्त तक कर दिया था।
और जब 11 अगस्त को ये समय सीमा समाप्त हुई तो करीब करीब 4 से 5 लाख प्रतिक्रियाएं मिनिस्ट्री को प्राप्त हो गई थी इस ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन पर। और इन प्रतिक्रियाओं में कई लोगों ने अपने आशंकाएं व्यक्त की हैं इस ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन पर कि किस तरीके से ये एनवायरनमेंट को खतरे में डाल सकता है। और तमिलनाडु और केरल में तो इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए, जबकि कोविड-19 के दौरान इस तरीके के प्रोटेस्ट होना काफी मुश्किल है। और जो पर्यावरण मंत्री हैं श्री प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इन आलोचनाओं को अभी इमैच्योर कहा है कि अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है और पब्लिक फीडबैक के बाद इसमें मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ये जो पब्लिक फीडबैक का प्रोसेस हुआ है इसके द्वारा कुछ गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं जो ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन को लेकर हैं, और सरकार को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए बल्कि इनको शामिल करना चाहिए और ड्राफ्ट को मॉडिफाई करना चाहिए। आगे एडिटोरियल में बताया गया है कि कैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुई, उसके बाद एनवायरनमेंट को लेकर सरकार में और अधिक सजगता आई और इसके बाद ही 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया और इसके बाद एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को 1994 में लागू किया गया पहली बार। इसके बाद इसमें जो संशोधन हुआ लेटेस्ट वो हुआ था 2006 में, और अब इसके बाद 2020 में ये ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन सरकार लेकर आई है। और एडिटोरियल में बताया गया है कि EIA को लेकर आने के पीछे जो मंशा थी सरकार की कि किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ये जांच की जाए कि उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा और क्या उस प्रोजेक्ट को अनुमति दी भी जानी चाहिए या नहीं। लेकिन कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि EIA के प्रोसेस को डाइल्यूट किया गया है या सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। और वर्ष 2000 में सेंटर फॉर सोशल जस्टिस बनाम भारत संघ मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने माना था कि एक अधिकारी जिला मुख्यालयों में जन सुनवाई का आयोजन करते हैं, जबकि जिन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है किसी भी प्रोजेक्ट का वो गरीब लोग हैं जो प्रस्तावित परियोजना स्थल और जिला मुख्यालयों के बीच की लंबी दूरी तय करने में अक्षम हैं। न्यायालय ने यह भी पाया कि जन सुनवाई के कार्यवृत्त या लिखित विवरण यानी कि मिनट्स या तो दर्ज ही नहीं किए जाते हैं या संबंधित व्यक्तियों को सौंपे नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने EIA के प्रोसेस पर सवाल उठाए थे कि इसको जिस तरीके से किया जाना चाहिए उस तरीके से अथॉरिटीज नहीं कर रही हैं। और ठीक ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था पब्लिक हियरिंग प्रोसीजर्स के मामले में, जब 2013 में वेदांता के मामले में वो निर्णय दे रहे थे। आगे एडिटोरियल बताता है कि क्या क्या चिंताएं हैं जो कि अब इस ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन के द्वारा खासतौर से एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट महसूस कर रहे हैं। तो जो सबसे पहली चिंता है वो है कि पब्लिक हियरिंग यानी कि जो जन सुनवाई है उसकी अवधि को 30 दिन से घटाकर 20 दिन का कर दिया गया है। दूसरा है कि EIA का जो मसौदा डेवलपर्स द्वारा किए जाने वाले उल्लंघनों को वैधता प्रदान करता है, जहां की वो आवश्यक मंजूरी के बिना परियोजनाएं शुरू कर देते हैं, जो कि एक तरीके का पोस्ट फैक्टो सैंक्शन है और जिसको सही नहीं माना गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी। तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक है। पोस्ट फैक्टो सैंक्शन को हिंदी में कहते हैं कार्योत्तर मंजूरी, कि कार्य हो चुका है और आप बाद में उसकी मंजूरी लेते हैं। और तीसरा है कि जो प्रकट पर्यावरणीय लाभ रखने वाली परियोजनाएं हैं, यानी कि सोलर प्रोजेक्ट्स हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी वाले प्रोजेक्ट्स हो गए, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक खुली छूट दी गई है EIA प्रोसेस से और इसकी भी आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरीके की परियोजनाओं में भी कृषि भूमि का रूपांतरण यानी कि डाइवर्जन होता है एग्रीकल्चर लैंड्स का, जिसका लोगों की आजीविका पर गलत असर पड़ता है। और अंत में एडिटोरियल ये कहता है कि पर्यावरण मंत्रालय को अब ये सुनिश्चित करना चाहिए कि EIA के मसौदे को जब वह अंतिम रूप प्रदान करें तब सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया द्वारा प्रकाश में लाए गए पर्यावरण, विकास और स्थानीय समुदायों के बीच के जटिल संबंधों को उपयुक्त तरीके से संबोधित करें। यानी कि पर्यावरण मंत्रालय पर अब ये जिम्मेदारी है कि वो एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट और लोकल कम्युनिटीज के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करें, जिससे कि एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, डेवलपमेंट भी हो सके और जो लोकल कम्युनिटीज के इंटरेस्ट हैं वो भी बाधित ना हो। और अगर इनमें कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है
तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही रास्ता अपनाना चाहिए, जहाँ की एनवायरनमेंट को सर्वोपरि रखना जरूरी है। क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं वहाँ क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन अब एक वास्तविकता बन गया है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो ये सब था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर कि ये पहली बार कब आया था भारत में। तो ये 1994 में आया था। 2006 में इसका लेटेस्ट रिवीजन हुआ था और अब 2020 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जारी किया जाता है। इस पर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस पर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट जजमेंट्स भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। और अगर मीन्स की बात की जाए तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या चिंताएं हैं ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन 2020 को लेकर, कैसे EIA को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है और किस तरीके से एक बैलेंस स्थापित किया जा सकता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में। तो ये सब था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।